क्लास आवाज आ रही है आपको? गुड इवनिंग सिद्रा जमील। ओके, हबीबा आप हैं, सिद्रा जमील है। और मैं आपको एक बात बता दूं लाजमी, मैडम होपफुली एक इसमें जून में तो आपके कॉलेज ओपन हो ही जाएंगे और आपकी अटेंडेंस सारी चेक हो रही है। रजिस्टर अपडेट करवाने हैं उन्होंने मुझसे सारे। ठीक है, कीप इट इन योर माइंड कि ये इजीली बहुत इजी है सिलसिला ना। जिसने मुझे असाइनमेंट नहीं भेजी और जिसको जो असाइनमेंट असाइन है वो नहीं भेज रहा, तो वो बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, कॉलेज तो आना ही है। तो आप ऑनलाइन होके भी, जैसे आपदा है, आपदा तो ऑफलाइन ऑनलाइन कभी होती ही नहीं है। आपदा है आज, ठीक है। और जूलियस है, जूलियस ने तो मुझे कभी असाइनमेंट ही नहीं भेजी। सादिया आपने मुझे ईमेल अपनी असाइनमेंट भेजी है जो मैंने आप तक बनाई है। और सबको मैंने कहा था कि जॉर्डन फंक्शन हेल्थ पैटर्न पे प्रॉस एंड कॉन्स मुझे भेजने हैं, उसके फायदे और नुकसान जो है ना बताने हैं कि इस असेसमेंट में कितना फ़ायदा होता है और कितना फ़ायदा नहीं होता कि ड्यूरिंग असेसमेंट हम जब वार्ड में होते हैं या ऑन ड्यूटी होते हैं। किसी ने भी वो असाइनमेंट नहीं बनाई, किसी ने भी असाइनमेंट मुझे वो नहीं भेजी है। और मैंने हर स्टूडेंट के फॉर्मेट में वो टिक लगाया हुआ है किसकी कौन सी असाइनमेंट मुझे आई है, और आपने अपने पोर्टफोलियो बनानी है। ठीक है, जब आपका वायदा एग्जाम होता है उसमें वो पोर्टफोलियो वो चेक करेंगे कि आपके टीचर ने क्या असाइन किया हुआ था। अ, आपने भेजी थी, पता नहीं ये जॉर्डन फंक्शनल का वो भेजा था या नहीं भेजा था। ओके, किसी ने जाके रिव्यू किए हैं जो मैंने आपको असेसमेंट कराई हैं, आई की और नेक की, स्किन की? हाँ ठीक है, हबीबा गुड। सर आप, भाई सादिया व्हाट्सएप पे कौन से लोग क्यों भेज रहे हो आप मुझे व्हाट्सएप पे? आपने ईमेल करना है या गूगल क्लासरूम पे भेजनी है सामने? गूगल क्लासरूम को विजिट कर रहे हो आप लोग? क्या कहता है गूगल क्लासरूम? देखा आपने गूगल क्लासरूम को? मैच्योर हो जाओ और अपडेट रहो अपने उसके साथ के क्या क्या आपको पूछा जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, और उसके अगेंस्ट क्या क्या पूछा जा रहा है। आपने सब वीएन इक्विटी, वीएन फील्ड, वीएन को चेक करने के लिए टेस्ट आप सबको आते हैं जो मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाए थे? क्या किसी ने मेरी प्रेजेंटेशन को, बुक को खोल के देखा? हाँ, शहर, शहर अरूज, आपने ये देखा है कि टेस्ट सेंट्रल व्हील इक्विटी को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, टेस्ट व्हील फील्ड को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट लगाते हैं, और एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट आई की 6 कार्डिनल पोजीशन में चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट लगाती है? आपने देखी है ये? रोनाल्ड गुड आफ्टरनून, आफ्टर 15 मिनट यू आर कमिंग। सर जी सर, पढ़े आपने इसको पेट से? मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको मिड टर्म का सारा कुछ पढ़ा दिया है। बिना हो कि आप लोग कॉलेज आए और मैं सिर्फ आपका इम्तिहानात ही लूँ, पढ़ाऊंगा मैं आप नहीं, आपको मैं आपकी टेस्ट ही लूंगा। कहाँ है बाकी? आपदा किधर है? जूलियस किधर है? इसरा किधर है? आप ये ना समझे एक एक दिन की उधर मॉडरेटर बैठ के आपकी अटेंडेंस मार्क कर रही है, और ये अटेंडेंस जो है ना रिकॉर्ड हो रही है आपका, ये जो हमारे लेक्चर्स और हमारी चैट और हमारी वॉइस ये रिकॉर्ड हो रही होती हैं। मॉडरेटर बैठ के आपकी अटेंडेंस लगा उधर साइड पे, हर क्लास में आपकी अटेंडेंस हो रही है, जितने भी लेक्चर होंगे उसमें आपकी ये परसेंटेज उसके अकॉर्डिंग आपकी वो जाने हैं, एडमिशन जाने। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। तो ये समझिए कि बड़ा इजी है कि बस आ गए हैं नर्सिंग कॉलेज में और पढ़ेंगे नहीं या असाइनमेंट जमा नहीं कराएंगे तो वो काम बड़ा औखा हो जाएगा, मैं बता दूँ आपको। ओके, आज हम ना ईयर को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? ईयर असेसमेंट, ठीक हो गया? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना।
बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी है। ईयर असेसमेंट में मेरे ख्याल में मोस्ट ऑफ द नर्सेज जो पीडियाट्रिक्स में काम करती हैं वो ईयर असेसमेट को बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकती हैं ना। आप में है कोई पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में? मेरे ख्याल में हबीबा मान, यू आर इन पीडियाट्रिक्स। कौन है इधर? हबीबा मान करती हैं आप ईयर असेसमेंट बच्चों में? ओके, कोई बात नहीं। सर, यस सर, वेरी गुड हबीबा फॉर योर रिस्पॉन्डिंग। अच्छा, अगर हम एनाटॉमी देखें ईयर की, तो उसमें ईयर को डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में: एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। ठीक हो गया? तो इसमें थोड़ी सी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और मतलब फिजियोलॉजिकली हम कहते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंशिएट ये है कि इसमें 2 टर्म यूज होती हैं। ईयर, पहले तो ये देखें कि ईयर का फंक्शन क्या है। क्या है भाई ईयर के फंक्शन, वन बाय वन, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं आप सबको इन्वॉल्व करके पढ़ाऊंगा। ये नहीं कि मैं बोल बोल के रोजे में अपना गला खुश्क कर लूं। ठीक है? आपने मोबाइल अपने पॉकेट में रखे हुए हैं, तो इस तरह नहीं होगा। सिद्रा जमील, ईयर का सबसे पहले फंक्शन मुझे डिस्क्राइब करें। एक एक जल्दी से बताएं। लिसनिंग, वाह, ठीक है, लिसनिंग। बेसिकली ये जो आपकी ईयर है ना, मेरे ख्याल में ये कर रहा होता है, जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी होती है, ठीक है, उस एनर्जी को कन्वर्ट करके ब्रेन तक पहुंचा रहा होता है ना। तो उसमें फिर हमें कीपिंग, ब्लेमिंग, बैलेंसिंग, बैलेंस करवा रहा होता है। बेसिकली ये बैलेंस भी करवाता है। ठीक है? और ईयर को बेसिकली एनाटॉमिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जी। एक्सटर्नल ईयर है, फिर मिडल ईयर है, और देन इनर ईयर। आप सबको समझ आ रही है? ये प्रेजेंटेशन में मैंने बिल्कुल इसको डिफरेंशिएट किया हुआ है। ठीक है? ओके, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ईयर, देयर आर, ओके, रिसीविंग, अस्सलाम वालेकुम आपदा, क्या हाल है? रिसीव वाइब्रेशन, सिर्फ कानों में ही वाइब्रेशन? अच्छा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है, लेकिन उसका फंक्शन मेरे ख्याल ये नहीं होगा ना। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, एक्सटर्नल ईयर सब में इंक्लूडेड है एरिकल and external auditory canal, tympanic membrane. This is including in the external ear. This is the external auditory canal, tympanic membrane, and or external auditory canal. Internal ear include ear malus, ancus, and staples. These are the smaller bones which are present in the ear, middle, internal, मिडल ईयर में होंगे ना। ठीक है, मिडल ईयर में होंगे ये। मिडल ईयर कंटेन्स बेसिकली primarily 3 bones: malus, ancus and stapes, and स्टिशियन ट्यूब। एनाटॉमी आप थोड़ी सी देखें तो स्टिशियन ट्यूब इधर दिया हुआ है, ये स्टिशियन ट्यूब। ठीक हो गया? एंड द इनर ईयर वेस्टिब्यूले एंड सेमी सर्कुलर कैनाल एंड कोक्लिया। स्नेलन शेप होता है कोक्लिया। ठीक है? वेस्टिब्यूल, ये कोक्लिया, और सेमी सर्कुलर कैनाल एंड वेस्टिब्यूल। These are the anatomically structures of the ear: external ear, middle ear and inner ear। आप ऑनलाइन लर्निंग का बड़ा अच्छा एक होता है तरीका कि उसमें कॉपी पेन अपने साथ रखें। एक्सटर्नल ईयर के बारे में वो उसके पार्ट्स लिखते जाएं, मिडल ईयर के लिखते जाएं और इनर ईयर के लिखते जाएं। और इसको करने के बाद आप फिर थोड़ी देर बाद जो है ना इसको रिव्यू कीजिएगा बुक से कि हाँ जो कुछ पढ़ा है कि वो रिकॉर्डिंग है या थोड़ा सा डिफरेंस। ऑब्वियसली बुक से थोड़ी सी डिटेल होगी। ठीक है? अब मैं आपको इतना, मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा
इसकी अगर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ाने लग जाऊं तो वो थोड़ा सा इनजस्टिस होगा, ठीक है, कि उतना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक दफ़ा मैंने आपको असाइनमेंट दी होगी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग। आप सब ने मुझे चकमा दे के कोई मुझे उस पे अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं दिया था। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग, एनीवन? ठीक है, वो अभी भी आपने कोई मुझे जवाब नहीं दिया। ओके, हियरिंग में हम देखें कि साउंड वाइब्रेशन बेसिकली एक्सटर्नल पिना। अच्छा, ये तो पढ़ लिया हमने। थोड़ा सा अगर आप देखें एक्सटर्नल ईयर की पार्ट की तरफ हम अगर जाते हैं तो सबसे पहले ये एक्सटर्नल पिना, और एक्सटर्नल पिना के अलावा ट्रैगस। ट्रैगस क्या पता है आपको? ठीक है, एक्सटर्नल पिना की अल्लाह पाक ने शेप इस तरह बनाई हुई है कि वो साउंड को क्या करता है, कलेक्ट करने की सलाहियत रखता है ना। तो सारी साउंड को कलेक्ट करके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में डालता है, ठीक है, कलेक्ट करके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में। तो फिर यहाँ पर ये, अगर आपको मेरा ये नज़र आती है मार्क, अच्छा मार्क बताएं मुझे, मार्क नज़र आ रहा है आपको? Hearing act of listening, and listening is the act of hearing. ओके, ये मार्क नज़र आ रहा है मेरा जो मैंने एरो बनाया? कोई रिस्पॉन्ड नहीं था। ओके, ईयर सारी यहाँ से साउंड ईयर ये आई, यहाँ से आई, ये सारी कलेक्ट हुई एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से होती हुई टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को क्या करती है, वाइब्रेशन होती है यहाँ पे। जब ये वाइब्रेशन होगी तो फिर क्या होगा, मैलस, एंकस एंड स्टेपल्स, ये क्या होती हैं, वाइब्रेट होती हैं। ये जब वाइब्रेट होती हैं तो ये किस पर प्रेशर डालती हैं, इसको सेमी सर्कुलर केनाल्स पर वाइब्रेशंस करवाती हैं। जब यहाँ से वाइब्रेशंस होती हैं तो फिर क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस ग्रेडियंट का फर्क आता है, ठीक है। आगे सारी स्टोरी जो है ना, ये मेरे पास एक बड़ी अच्छी सी वीडियो है, फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, सिर्फ और सिर्फ वो 2 मिनट की है। जिस बंदे ने वो वीडियो देख ली ना, चलो मैं बल्कि आपको अभी शेयर कर देता हूँ, ठीक है, वो जरा देखो, बल्कि मैं आपको उसका साउंड भी सुनाता हूँ, ठीक है क्लास। वो बड़ी जबरदस्त वीडियो है, मैंने ना उसका लिंक रखा हुआ है अपने पास। तो देन क्या होता है कि आपका जो प्रोसेस ऑफ हियरिंग जो होता है ना, वो पूरा होता है। अच्छा, अभी मैं आपको सेंड करता हूँ, वो सारे देखिए जरा। डॉक्टर नईम की वीडियो है जो, पता नहीं डॉक्टर नईम है या डॉक्टर खलील है, आपको दिखाई है मैंने पहले? अच्छा, अगर हियरिंग की बात करें ना, साउंड वाइब्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेवल थ्रू एयर इनटू कलेक्टेड बाय द फनल थ्रू द एक्सटर्नल एयर, जिसको हम पिना कहते हैं, तो एंड काज द ईयर डर्म टू वाइब्रेट। ईयर डर्म को क्या होता है, इसमें सबसे पहले वाइब्रेट होता है। साउंड वेव आर देन ट्रांसमिटेड थ्रू द ऑडिटरी ऑसिकल्स आर द वाइब्रेशंस ऑफ द ईयर डर्म causes the malus anchus and then the staples to vibrate। ईयर डर्म जब वाइब्रेट होगा, ईयर डर्म से मुराद ये है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जब वाइब्रेट होगी तो ये क्या करेगी, जो स्मॉलेस्ट बोन्स हैं ईयर की या बॉडी की, उनको मैलस, एंकस एंड स्टेपल्स को वाइब्रेट करेगी। एज द स्टेपल्स vibrate at the oval window, the sound wave are passed to the fluid in the inner ear। क्या होगा, इनर ईयर में जो स्ट्रक्चर हैं, इनर ईयर में स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, कोक्लिया एंड
कोकली एंड कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जी इनर ईयर में? वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल एंड कोक्लिया क्या करेंगे जी? उसमें प्रेशर as the steps vibrate at the oval window, the sound wave are passed to the fluid in the inner ear. The movement of this fluid stimulate the hair cells of the spiral organ of the corti and initiate the nerve impulses that travel to the brain by the way of the acoustic nerve. ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ द वेव। अब एक यहाँ पे फिजियोलॉजी ऑफ ईयर तो अभी हियरिंग आपको अंडरस्टूड हो जाएगी, मैं आपको बड़ी अच्छी एक वीडियो सेंड कर रहा हूँ, इसको अभी फिल फॉर देखें। दूसरा, हमने हियरिंग को आगे चेक करना है। जी जी हबीबा, ये मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, उसको मैं आपको सेंड कर रहा हूँ वीडियो, आप परेशान ना हो उसको सुन के। जो जब आपकी ईयर, जब साउंड वेव जो हैं वो गुजरती हैं एक्सटर्नल ईयर से, जब साउंड वेव एक्सटर्नल ईयर से गुजरेंगी, जब साउंड वेव एक्सटर्नल ईयर से गुजरेंगी तो आपने ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड वेव थ्रू द एक्सटर्नल एंड मिडल ईयर इज रेफर्ड एज अ कंडक्टिव हियरिंग। दो टर्म हमेशा आपने याद रखनी है, ठीक है? जब आपकी साउंड वेव यहां से गुजर रही हो एक्सटर्नल ईयर से और मिडल ईयर से, तो हमने नाम क्या देना है इसको? हमने इसको नाम देना है कि कंडक्टिव हियरिंग है। अंडरस्टूड? मैं आपकी बेस बना रहा हूं कि इस कंसेप्ट को लेकर हमने आगे टेस्ट करने हैं, वेबर एंड रेनी टेस्ट, ठीक है? और जब साउंड वेव इनर ईयर में गुजरेगी तो इसको हमने क्या बोलना है? सेंसरी न्यूरल हियरिंग। क्या बोलना है? सेंसरी न्यूरल हियरिंग। ठीक हो गया हबीबा ईवान? जैसे साउंड वेव एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर से गुजरेंगी तो हमने कहना है इसको कंडक्टिव हियरिंग, कंडक्टिव हियरिंग। और जब साउंड वेव इनर ईयर से गुजरेंगी तो आप इसको क्या कहेंगे? सेंसरी न्यूरल हियरिंग। ठीक है? अब मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि कहीं पे कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो गया, कंडक्टिव हियरिंग लॉस हुआ है, तो इसका मतलब है एक्सटर्नल या मिडल ईयर में कोई प्रॉब्लम है। समझ आ गई? कंडक्टिव हियरिंग लॉस का मतलब है कि एक्सटर्नल ईयर या मिडल ईयर में कोई प्रॉब्लम है। अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सही से काम नहीं कर रहा, अगर ये स्टेपल्स, मैलस, एंकस एंड स्टेपल्स सही तरह से वाइब्रेट, ऑसिलेट नहीं कर रही, ऑसिलेट मीन वाइब्रेशन नहीं हो रही है, तो वो सही तरह से क्या नहीं करेंगी? वाइब्रेशन सही प्रोड्यूस नहीं करेंगी और प्रेशर ग्रेडियंट डिफरेंस सेमिल्यूनर कैनाल्स और कोक्लिया में प्रोड्यूस नहीं होगा, तो प्रॉपर साउंड आपको सुनाई नहीं देंगे। तो प्रॉब्लम कहां पे है? कंडक्टिव हियरिंग अपरेटस में प्रॉब्लम है। देन अगर मैं कहूं therefore a conductive hearing loss would be related to the dysfunction of the external or middle ear, ये हो गया। और अगर मैं कहूं कि सेंसरी न्यूरल लॉस, सेंसरी न्यूरल लॉस है, तो आप क्या कहेंगे कि इनर ईयर में जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम है। ऐसे ही होगा। सेंसरी न्यूरल लॉस कब होगा? जब इनर ईयर में कोई इशू होगा। मिसाल के तौर पे कोक्लिया सही तरह से प्रेशर जो उसका बैलेंस है वो सही तरह से मेंटेन नहीं कर रहा, या फिर वेस्टिब्यूल में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है? तो ये वजूहत हो सकती हैं। अब हियरिंग कितनी किस्म की होती है? रोनल्ड साहब आप सुन रहे हैं कि नहीं? हियरिंग दो किस्म की होती है, कंडक्टिव हियरिंग है और एक सेंसरी न्यूरल हियरिंग है।
कंडक्टिव हियरिंग क्या है और सेंसरी न्यूरल हियरिंग क्या है, जल्दी से मुझे बताएं, मैंने आपको क्या बताया। हबीबा 2 क्या जी सर, रोनल लिखें व्हाट इज द कंडक्टिव हियरिंग, व्हाट इज द सेंसरी न्यूरल हियरिंग। मैं आपको ना वो भी शेयर कर रहा हूँ जरा वीडियो। ओके, हियरिंग ऑफ द एक्सटर्नल एंड मिडिल ईयर, हियरिंग ऑफ नहीं, अब ये कहते हैं हियरिंग थ्रू या पासिंग ऑफ द ईयर थ्रू एक्सटर्नल एंड मिडिल ईयर इज द कंडक्टिव हियरिंग। ठीक है रोनल्ड, एक्सटर्नल ईयर टू मिडिल, वेरी गुड हबीबा, कंडक्टिव वाइब्रेशन, गुड, ठीक हो गया। मेरे पास किधर गई है मेरी वीडियो, मैं एक मिनट आपके लिए वीडियो ही ढूंढ रहा हूँ, किधर है। यस यस मिल गई है। अगर आप इसको सुन सकते हैं तो जरा सुन सकते हैं। ओके मैं इसको शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ग्रुप में है ना आप सारे। पोस्ट बेसिक का है कोई हेल्थ असेसमेंट, हेल्थ असेसमेंट, हेल्थ असेसमेंट एंड एशियन, ये लीजिए आपको लिंक आ गया, इसको जरा देखें और उसके बाद चलें आप जरा। देखेंगे आप वीडियो, अभी अभी देखें। कभी देखी नहीं आपने, ग्रुप में मेरे ख्याल कोई ऐड ही नहीं है। पलवशा, सादिया, मैंने ग्रुप में भेजी है वीडियो, ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी देर की है, कोई इतनी वो 2-4 मिनट की है मेरे ख्याल में, 2 मिनट की है, जल्दी देखें इसको। The sound waves reach the eardrum, which is a membrane roughly half the size of a dime. They make the eardrum vibrate, which in turn vibrates three tiny bones called the malleus, incus, and stapes. These bones amplify or increase the sound vibrations and send them to the cochlea. The cochlea is shaped like a snail and is the size of a garden pea. It is filled with fluid, and the sound vibrations make this fluid ripple, which creates waves.
Hair-like structures called stereocilia sit on top of hair cells and are grouped together as hair cell bundles inside the cochlea. The hair cells inside the cochlea ride these waves, and the hair bundles are moved. The hair bundle on top of the hair cell turns these movements into electrical signals. As the hair bundles are moved, ions rush into the top of the hair cells, causing the release of chemicals at the bottom of the hair cells. The chemicals bind to the auditory nerve cells and create an electrical signal, which travels along the auditory nerve to the brain. Different hair cells respond to different frequencies of sound. The hair cells at the base of the cochlea detect higher pitched sounds, such as a piccolo or flute. The hair cells toward the top of the spiral detect progressively lower pitched sounds, such as a trumpet or trombone. At the very top or apex of the spiral, the hair cells detect the lowest pitched sounds, such as a tuba. The auditory nerve carries the electrical signal to the brain, which interprets the messages as sounds that we recognize and understand. मेरा नहीं ख्याल है कि आप ग्रुप पे मेरे ख्याल रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इस वक्त। ओके, फिजिकल असेसमेंट ऑफ द ईयर स्टार्टिंग देख रहे हैं कि नहीं, मुझे जल्दी से बता दें। क्लास जी सर देख ली। अच्छा, तो अंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल डेवलप हो गई होगी आपकी थोड़ी सी ना। फिजिकल असेसमेंट ऑफ द ईयर, हम फिजिकल बेसिकली आपके नॉट फिजियोलॉजी में सपोज नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी आनी चाहिए, उसमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हिस्ट्री में देखें जी, ईयर एक अगर है, कब से है, कितनी है, ये आपको असेसमेंट इसकी पेन असेसमेंट करनी आती है। इन्फेक्शन एनी डिस्चार्ज यूट्यूब में होगी ओपन, इसको टेक्स्ट लिंक ओपन करेंगे ना, यूट्यूब में ओपन होगी। डिस्चार्ज, hearing loss and environmental noise and history of tinnitus, vertigo and self care। सेल्फ केयर किस तरह देखेंगे जी, हम अपने क्लाइंट को देखेंगे कि उसके जो है ईयर साफ हैं या नहीं है ना, ईयर उसके नीट एंड क्लीन है कि नहीं है, उसमें ब्रूमेन बहुत ज़्यादा तो नहीं है, तो वो सारी आपको हिस्ट्री दे देते हैं। और आपने उससे जो है ना वर्टाइगो, रूम स्पिनिंग अराउंड आर योरसेल्फ, आपकी ये क्वेश्चन है कि आपको इस तरह तो नहीं हो रहा है कि आपको चक्कर से आ रहे हैं, लॉस ऑफ बैलेंस बार बार आप खेल तो नहीं रहे हैं, इस तरह चीज तो नहीं हो रहा, लाइट हेडेड एंड इफ पेशेंट इज यूजिंग एनी मेडिकेशन फॉर ईयर तो वो आपने उनकी सारी दे देनी है। ठीक है, फिजिकल असेसमेंट ऑफ द ईयर, ऑटोस्कोप, एंड आपको ऑटोस्कोप चाहिए होता है फिजिकल असेसमेंट के लिए। और जो है ना आपने और आपको क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है ट्यूनिंग फॉर्क 5, 12 या 1024 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का। ट्यूनिंग फॉर्क देखा है कभी किसी ने? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन ट्यूनिंग फॉर्क? ट्यूनिंग फॉर्क किसी ने यूज किया है या देखा है? जी सर देखा है, गुड, आपने देखा तो अच्छी बात है। और अच्छा जी, आपके पास ये चीज़ें हो गई हैं सारी, ऑटोस्कोप आपने उठा लिया, आपने ट्यूनिंग फॉर्क उठा लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन हम जनरल अपने क्लास में करते हैं जी। क्वेश्चन क्या करेंगे, पास्ट हेल्थ हिस्ट्री से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछेंगे जी, हम पूछ सकते हैं अपने क्लास से, हैव यू एवर हैव एनी प्रॉब्लम विद योर ईयर सच एज एनी इंफेक्शन, ट्रॉमा और ईयर एक। ये तो वही क्वेश्चन हो जाएगा,
Describe any past treatment you have been received for your ear problem. फैमिली रिलेटेड क्वेश्चन हम क्या पूछ सकते हैं उसे केस से रिलेटेड असेसमेंट में इज देयर अ हिस्ट्री ऑफ हियरिंग लॉस इन योर फैमिली, क्या आपकी फैमिली में हियरिंग लॉस की कोई हिस्ट्री तो नहीं है, या फिर आप अपनी हेल्थ जो लाइफस्टाइल और हेल्थ प्रैक्टिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हो अपने क्लास से वो ये डू यू वर्क or live in the area with a frequent or continuous loud noise. How do you protect your ear from the noise? Okay. बस होते हैं कि लोग जो लेवल होते हैं वो वाइब्रेशन होती है उसको हिट करें तो यस सर इट्स लाइक हाँ जी बिल्कुल ठीक है रोनल्ड यू आर एब्सोल्युटली राइट। और क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं अभी क्लाइंट से ना कि डू यू आप क्या ऑक्यूपेशन आपका क्या है कि आपका मोस्टली वर्क एनवायरनमेंट कैसा है कि वो ऐसा तो नहीं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो, ठीक है। और क्वेश्चन ये हो सकता है डू यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम स्विमिंग और इन द वाटर, हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर ईयर। अब स्विमिंग करने वाले लोग जो होते हैं जी मोस्टली स्विमिंग करते रहते हैं तो पूछ सकते हैं हम इस तरह से हिस्ट्री कि आप अपने ईयर को किस तरह से वो प्रोटेक्ट करते हैं। हैज यू hearing loss affect your ability to care for yourself? Yes, obviously। हम ये सारा ना बेसिकली असेसमेंट स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। हैज योर हियरिंग लॉस अफेक्टेड योर सोशलाइजिंग विद अदर, ये फर्क होता है सोशलाइजेशन में फर्क होता है जब किसी की हियरिंग लॉस होती है, क्या रूल्स होती है। एंड when was the last hearing evaluation? How do you care of your ears? अब ये तो नजर आ रहा होता है ना कि इसके ईयर कितने साफ सुथरे हैं तो वो हमें पता चल जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा फिजिकल असेसमेंट ऑफ द ईयर में देखेंगे आप साइज एंड शेप देखें। साइज एंड शेप क्या मतलब है साइज एंड शेप में, लो सेट ईयर के कुछ कंजेनिटल डिफेक्ट्स होते हैं जिसमें ईयर छोटे बड़े हो सकते हैं या ये लो सेट से मुराद है ऊपर नीचे सेट हो सकते हैं ना, एक ईयर ऊपर नीचे। स्किन कंडीशन, एनी टेंडरनेस, एनी एक्सटर्नल एडिटरी मेटल, कोई इस तरह से कोई एबनॉर्मलिटी कोई है तो वो आपने उसको फाइंड आउट कर लेना। अच्छा एक्सटर्नल के हाल में देखें जी कलर, एनी लेयर्स, एनी स्वेलिंग, एनी डिस्चार्ज। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को देखें जी कलर, कैरेक्टर, इंटेंसिटी, टेस्ट hearing acuity, conversational speech, voice test, tuning fork test, Weber and Rennie test, and vestibular apparatus Romberg test। अब ये स्लाइड जो मैं समझता हूँ ईयर असेसमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये जिसको आ गई उसके नजदीक ईयर असेसमेंट कोई मुश्किल नहीं है, ठीक हो गया। इसको रट लो इस स्लाइड को। ठीक है। अच्छा हम थोड़ा सा ना उस साइड पे जाते हैं कि जब क्लासरूम टीचिंग होती है ना उसमें थोड़ा सा डिफरेंट वो होता है, ऑनलाइन में थोड़ा समय भी मुश्किल होती है। सबसे पहले आपने प्रिपेयर करना है अपने क्लाइंट को। हाउ यू विल प्रिपेयर योर क्लाइंट, मेक श्योर कि आपका क्लाइंट जो है ना वो सिटिंग जो है ना कंफर्टेबल बैठना चाहिए, ठीक है। और उस पर यह है कि प्राइवेसी हो, साइलेंट वो इन्वायरमेंट हो थोड़ा सा, ठीक है। इक्विपमेंट्स आपके पास सारी हों, आपका क्लाइंट कोई एंजाइटी में ना हो, ये नहीं कि आपने उसको परेशान किया और इतने इक्विपमेंट दिखा के वो समझे कि क्या होने जा रहा है। उसको एक्सप्लेन करें डिटेल व्हाट यू आर डूइंग विद योर क्लाइंट। आप उसके पॉजिटिवली जवाब भी दें, क्या वो आपसे पूछता है, ऑब्जेक्टिव डाटा भी आप सारा उससे प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव डाटा भी ऑब्टेन करें, ठीक है।
अब एक चीज तो ये है कि जब आप अपने क्लाइंट के कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो एक टेस्ट आप कर चुके होते हैं, कन्वर्सेशनल टेस्ट, विस्पर टेस्ट भी इसको बोलते हैं। विस्पर टेस्ट बेसिकली ये होता है कि आप अपने एक क्लाइंट का जो है ना कान बंद करते हो अपने हाथ से और कोई 1 फुट पे दूसरे कान में 1 फुट का फासला रख के आप विस्पर करते हो और पूछते हो कि क्या वो उसको सुन पा रहा है। अगर अपना नेम विस्पर कर रहे हो या उसका नेम विस्पर कर रहे हो तो उसको कहीं के दोबारा से वो मुझे बताए कि क्या मैंने विस्पर किया। बोथ ऑफ द ईयर्स में ये टेस्ट होता है, विस्पर टेस्ट। ठीक है। अगर कन्वर्सेशनल तो ये है कि आप बोल रहे हैं और वो समझ रहा है। विस्पर ये है कि बहुत कम आवाज में आपने विस्पर करना है तो वो उसको रिस्पॉन्ड करता है या नहीं करता, तो ये विस्पर टेस्ट जो है ना वो हो जाता है। ठीक है। इक्विपमेंट्स आपके पास जो है ना वो बेसिकली वॉच विद सेकंड हैंड फॉर द रोम्बर टेस्ट। रोम्बर टेस्ट के लिए आपके पास वॉच भी होना होता है, ट्यूनिंग फोर्क भी होना होता है और ऑटोस्कोप भी होता है। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड द ऑटोस्कोप? हाउ मेनी ऑफ यू ऑटोस्कोप को कभी किसी ने यूज किया? हम्म? नहीं, सहरा रूज ने सब कुछ यूज किया। नहीं, अभी वहां नहीं किया। वेरी गुड। व्हाट इज द रोम्बर टेस्ट? अभी रोनल्ड वहां तक पहुंचे नहीं हैं हम। रोम्बर टेस्ट भी आपको करवा लेंगे। इसमें बैलेंस नहीं रख पाता क्लाइंट ना, एक काम पे जो खड़े होते हैं ना तो वो आंखें बंद करते हैं, क्लाइंट आंखें बंद करता है और वो, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि फंक्शन ऑफ ईयर के फंक्शन में बैलेंसिंग भी करवाना होता है ना, तो वो क्लाइंट आपका लड़खड़ा जाता है। रोम्बर टेस्ट की देखेंगे। ओके, दिस स्लाइड वाज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सटर्नल एयर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को देख ली, चेस्ट हीयरिंग एक्यूटी देखी और वेस्टिबुलर अपरेटस आपने देख लिया। ओके, एबनॉर्मल फाइंडिंग में एक्सटर्नल ईयर में, ईयर कैनाल में, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट आप करके देखें। अच्छा, अभी मैं आपको असेसमेंट की तरफ चलता हूँ जी। अच्छा जी, अब ऑटोस्कोप, दिस इक्विपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। अब कब आपको ईयर असेसमेंट करनी है और कब नहीं करनी? कब करनी है जी रोनर साहब? कब आपको करनी होती है? जब आपको रिक्वायर्ड हो, पेशेंट जब नॉर्मल हो, पेन फ्री हो, एंजाइटी में ना हो, कंफर्टेबल हो, तब आप कर सकते हैं। कब नहीं की जाती ईयर असेसमेंट? जल्दी से बताएं जी। सहर रूज, कब नहीं करते ईयर असेसमेंट? सहर रूज, सर क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही। ओके, आपको समझाते समझाते मेरा टाइम। अच्छा, जब पेशेंट की जो एक्सटर्नल एडिटरी कैनाल है, टू मच स्वेलिंग हो उसमें, या वहां से बहुत ज्यादा डिस्चार्ज, हैवी डिस्चार्ज आ रहा हो, या ब्लीडिंग हो रही हो, तो उस कंडीशन में हम नॉइज जो ईयर असेसमेंट नहीं करते हैं। जब पेशेंट कंफर्टेबल फील नहीं करता। ओके, कंफर्टेबल तभी फील नहीं करेगा ना जब उसको कोई प्रॉब्लम होएगा। ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, जब हैवी डिस्चार्ज हो तो आपने ऑटोस्कोपी घुसा के बैठ जाना मरीज के उसमें, तो देखेंगे क्या, वो तो बहुत ज्यादा फ्लूइड होगा या ब्लड होगा। उस कंडीशन में कंट्राइंडिकेशन होती हैं, आप कर नहीं सकते। ओके, इंस्पेक्शन एंड पल्पेशन ईयर में आएंगी। सबसे पहले देखेंगे इंस्पेक्शन में क्या करते हैं जी। इंस्पेक्ट द ऑरिकल। ऑरिकल जो है वो क्या है जी? ऑरिकल जो ट्रैक वो आपका पिना है, ट्रैगस एंड लोब्यूल, जो नीचे लोब्यूल है जो वेरी सॉफ्ट है। अब ईयर जो है ना हार्ट शेप के होते हैं, स्मॉलर होते हैं, 4 सेंटीमीटर, लार्जर देन 10 सेंटीमीटर हो सकती हैं। मेल अलाइन तो नहीं है,
लो सेट ईयर भी हो सकती हैं, जैसे कि कुछ कंजेनिटल क्रोमोसोमल कुछ कंजेनिटल डिफेक्ट हो सकते हैं, उसमें लो सेट ईयर हो सकते हैं। अब आपने कंटिन्यू करना रहना है एरिकल को, ट्रैगस को, लोब्यूल को, ऑब्जर्व फॉर एनी लेयंस, ऑब्जर्व फॉर एनी डिस्कलरेशन, ऑब्जर्व फॉर एनी डिस्चार्ज। मेरे ख्याल में जब इन्फेक्शन वगैरह होता है तो उसमें एनी डिस्चार्ज की कोई हिस्ट्री आपको क्लाइंट ना दे रहा होता है। इसके अलावा आप देखें जी पेल ब्लू ईयर तो नहीं है, ईयर तो नहीं है, इसके अलावा रेडनेस तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है, स्केलिंग, इचिंग और टाइटस एक्सटर्ना तो नहीं है, अल्सरेटेड या कोई ब्लीडिंग स्किन कैंसर एट द साइट ऑफ ईयर, वो हिस्ट्री तो नहीं है। ठीक है, अब आपने देखना है कि जब आप एक्सटर्नल ईयर को देख रहे हो तो जो एक्सटर्नल एडिटरी कैनाल है उसको जब इंस्पेक्ट करते हो तो टू मच हैवी, जैसे अभी आपने बताया है सर उस कंडीशन, नो वॉइस नो पिक। भाई पिक तो मेरी आएगी नहीं, रेडियो समझ के सुने इसको, ठीक है। और आवाज तो मेरी अच्छी आ रही है मेरे ख्याल में सबको, ठीक है। अच्छा, इसको आप वेबर जेनेट से देखिएगा कि बड़ी जबरदस्त किस्म की है। पल्पेट द एरिकल एंड मेस्टॉइड प्रोसेस, नॉर्मली द एरिकल ट्रैगस एंड मेस्टॉइड प्रोसेस आर नॉट टेंडर। अब एरिकल को आप जब पल्पेट कर रहे हो, आप अपने कान को पल्पेट करो तो आपको टेंडरनेस तो फील नहीं होगा ना नॉर्मल कंडीशन में। अगर टेंडरनेस है तो इट्स मीन समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, ठीक है। देन इंटरनल एयर में आप जब उसको इंस्पेक्ट करते हो तो इंटरनल एयर को इंस्पेक्ट करने के लिए आपको इंटरनली एक्सटर्नल एडिटरी कैनाल को देखने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, ऑटोस्कोप चाहिए होता है। ऑटोस्कोप, हाउ टू यूज द ऑटोस्कोप, दिस इज योर असाइनमेंट। ऑटोस्कोप को किस तरह से यूज करना है, हाउ टू यूज। सिद्रा जमील कहाँ है जी? आपदा किधर है? आपदा, सिद्रा जमील, सादिया। सर नो वॉइस, भाई मैं तो बोल रहा हूँ, मेरी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, inspect the external auditory canal, use the otoscope equipment. Okay, this is not any discharge along with the color and consistency of the rumen. Rumen का कलर देखें, what is the rumen? This is the ear wax. Okay, ये ear wax का भी मैं आपको एक फंक्शन बता दूं। ear wax का बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि कोई भी इंसेक्ट वगैरह हमारे ह्यूमन ईयर में वो जा नहीं सकते, बिकॉज ऑफ दिस वैक्स इट इज ट्रैप्ड, या ट्रैप हो जाता है ना, ठीक है। ट्रैप होता है तो वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है, उसकी अल्लाह पाक ने कोई ना कोई इसका ना फंक्शन रखा होगा, ठीक है। ऑब्जर्व द कलर कंसिस्टेंसी ऑफ द ईयर कैनाल वॉल एंड इंस्पेक्ट ऑफ द करेक्टर ऑफ एनी नोड्यूल। अब ईयर कैनाल का कलर देखिए आप किस तरह से है, रेडनेस तो नहीं है, कोई वो तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के, भाई आवाज में देखिए क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे पास तो रोनाल्ड आवाज सही है, बाकी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है आवाज में? क्लास, कोई इशू हो रहा है आपको आवाज में? सादिया, यस सर, बट आपदा एंड सिद्रा जमील इज नॉट प्रेजेंट, यू आर नॉट लिसनिंग एंड यू आर नॉट गिविंग अटेंशन। नो इशू सर, यस सर, ठीक है सर, ओके, गुड। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मोस्ट ऑफ द यूरोप एंड अफ्रीकन में, उनमें क्योंकि बहुत ज्यादा हवा में नमी होती है तो जो वेट्स होती है वो वेट होती है,
ठीक है, और जिसमें अगर एशियन एंड नेटिव अमेरिकन जो है ना, उनमें ड्राई एयर की वजह से जो ईयर वैक्स होती है ना, वो थोड़ी ड्राई होती है, तो उसमें आपने ये नहीं कि बिल्कुल वो उसको एबनॉर्मल फाइंडिंग्स में काउंट कर लेना, जो उसमें हवा में नमी के अकॉर्डिंग जो है ना वो डिपेंड करता है। इंस्पेक्ट द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर डन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को देखें जी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को आपने देखा, उसका कलर देखें, शेप देखें, उसकी कंसिस्टेंसी देखें, उसके लैंडमार्क देखें। ओके, दिस इज नॉट सो पॉसिबल कि एक स्टूडेंट बड़े अच्छी तरीके से एयर असेसमेंट कर लेगा, बट यू नीड टू उसके लिए जो है ना वो एक गाइडेंस चाहिए होता है। मैं आपको एक बुक में जो चीज लिखी हुई थी वो ये थी कि द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन शुड बी प्योरली ग्रे, शाइनी एंड ट्रांसल्यूएंट विद नो बल्जिंग और रिट्रैक्शन। इसका कलर जो होता है ना प्योरली ग्रे, शाइनी एंड ट्रांसल्यूएंट होता है, ठीक है। अ कोन शेप रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑटोस्कोप लाइट इज normally seen at the 5 o'clock in the right ear and 7 o'clock in the left ear. The short process and the handle of the malus and the बस यही। अब टाइमिंग का कोई बताया हुआ है वो इशू पता नहीं, ये फिजियोलॉजिकली उसकी कोई इस तरह से फाइंडिंग है, तो मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। ठीक हो गया, बस ईयर असेसमेंट में तो यही है जी, आपने इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट एंड इंस्पेक्ट करना। लुबना कुलसूम, नो सर क्या? लुबना कुलसूम, नो सर, एंड Tahir Arooj, what no sir? अच्छा, देन हम दो चीजें देख रहे हैं। अब मेरी एक प्रेजेंटेशन थी, पता नहीं वो मैंने कहाँ रख दी है। वेबर टेस्ट एंड रेनी टेस्ट, ठीक है। दीज टेस्ट आर वेरी इंटरेस्टिंग। वेबर टेस्ट, नो वॉइस इशू, एंड रेनी टेस्ट। अब सबसे पहले तो हमने विस्पर टेस्ट किया, विस्पर टेस्ट का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब आप करते हो जी Weber test. Perform Weber test if the client reports the diminished or lost hearing in one ear. अगर आपका क्लाइंट आपको रिपोर्ट करता है कि मेरे एक कान में सुनाई देना बंद हो गया है, तो आप कौन सा टेस्ट करोगे? वेबर टेस्ट, ठीक है। बेसिकली दिस टेस्ट, ये टेस्ट आपको enable करता है to evaluate the conduction of the sound wave through the bone to help the distinguish between the conductive hearing sound wave transmit by the external and middle ear। हमने कहा था ना, कंडक्टिव हियरिंग को हमने जब चेक करना होता है तो हम क्या करते हैं जी? वेबर टेस्ट का करते हैं। दिस टेस्ट बेसिकली help us to evaluate the condition of the sound wave through the bone to help the distinguish between the conductive hearing sound wave transmitted by the external emitter ear and sensory neural hear। sensory neural hearing क्या है जी? जब ईयर जो है वो हियरिंग साउंड वेव जब ट्रांसमिट होती है इनर वेव से। अब ये वेबर टेस्ट होता कैसे है जी? आपने स्ट्राइक करना है ट्यूनिंग फोक को। हाउ टू यूज द ट्यूनिंग फोक, ये आप खुद से पढ़ें। नमाज ब्रेक, बस मुझे, चलो इस टेस्ट को फिर बाद में करते हैं। हबीबा मान, नमाज ब्रेक अभी लेनी है कि 2 मिनट दे दें, वेबर टेस्ट कर लेते हैं। कर लें सर कंप्लीट। नहीं हबीबा मान, बस मैं वेबर टेस्ट अभी आपको पढ़ा, फिर रैनी टेस्ट और ये अभी बात। वेबर टेस्ट का तरीका ये होता है, उसमें आपने ट्यूनिंग फोक को स्ट्राइक किया। हाँ, ट्यूनिंग फोक क्या है? ट्यूनिंग फोक को कॉक पे स्ट्राइक करते हैं। ओके गुड हबीबा मान, यू हैव अ गुड नॉलेज। आप क्या करते हो जी?
स्ट्राइक करके तो अपने हेड के मिड पे रखना है, ठीक है। हेड पे मिड पे रखा और अपने क्लाइंट से पूछते हैं कि कौन से कान में आपको सुनाई दे रहा है, कम सुनाई दे रहा है। अगर बोथ ऑफ द दोनों कानों में सुनाई बराबर दे रहा है तो दिस इज अ नॉर्मल, ठीक है। अब कहता है जी एक कान में सुनाई देना बंद कर गया है और दूसरे में सुनाई देना मुझे सुनाई दे रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम शुरू होती है, ठीक हो गया। अब अगर आपके क्लाइंट को कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, मिसाल के तौर पे एक्सटर्नल और मिडल ईयर में कोई प्रॉब्लम है, द क्लाइंट रिपोर्ट लेटरलाइजेशन ऑफ द साउंड टू द पोअर ईयर। क्या होगा जी, क्लाइंट रिपोर्ट करेगा, लेटरलाइजेशन मीन होता है कि कम सुनाई देना, कम हो जाती है उसमें ऑफ द साउंड टू दी पुअर ईयर। पुअर ईयर में से मुराद ये है कि वो ईयर जिसमें प्रॉब्लम चल रहा है वहां पे आवाज उसको कम सुनाई देगी। दैट्स इन द क्लाइंट हियर द साउंड वेव इन द गुड इन द पुअर, द क्लाइंट हियर द साउंड इन द पुअर ईयर। पुअर ईयर में भी आवाज सुनाई देती है। द गुड ईयर इज डिस्ट्रैक्ट नो, यहाँ पे काम जो है ना उल्टा है। अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड, मेरी भी जब अंडरस्टैंडिंग जब मैं स्टूडेंट था तो उसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा प्रॉब्लम था। आपने अपनी ट्यूनिंग फोक को स्ट्राइक करके क्लाइंट के हेड के दरमियान में रखना, ठीक है। और उससे पूछते हैं कि किस ईयर में आपको सुनाई दे रही है साउंड, किस पे नहीं दे रही है, ठीक है। अब क्लाइंट रिपोर्ट करता है, हबीबा जैसा या सहल अरूज जैसा एक क्लाइंट है, वो कहता है बोथ ऑफ द ईयर में मुझे साउंड बिल्कुल सही सुनाई दे रही है और बंद हो गया सुनाई देना, दिस इज अ नॉर्मल थिंग। लेकिन अब एक क्लाइंट कहता है कि मुझे राइट ईयर में सुनाई दे रहा है और लेफ्ट में सुनाई देना बंद हो गया। तो जिसमें सुनाई दे रहा है प्रॉब्लम उस ईयर में है, ठीक है, क्योंकि हम इसमें कंडक्टिव हियरिंग को चेक कर रहे हैं। किसको चेक कर रहे हैं? कंडक्टिव हियरिंग को चेक कर रहे हैं, जिसमें उसको सुनाई दे रही है उस कान में प्रॉब्लम होता है। अब मैं आपको बुक की स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूँ। विद अ कंडक्टिव हियरिंग लॉस, जिस कान में कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, द क्लाइंट रिपोर्ट द लेटरलाइजेशन ऑफ द साउंड टू द पुअर ईयर। उस कम सुनाई देगी पुअर ईयर में आवाज, दैट्स इन द क्लाइंट हियर द साउंड इन द पुअर ईयर, इसीलिए क्लाइंट को पुअर ईयर में सुनाई देती है आवाज। द गुड ईयर इज डिस्ट्रैक्ट बाय द बैकग्राउंड नॉइज, लेकिन जो सही कान है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बैकग्राउंड नॉइज में, कंडक्टेड एयर में, विच द पुअर ईयर हैज trouble hearing. Thus, the poor ear receive most of the sound conducted by the sound vibration. This was a all essence, जो कि थोड़ा सा समझना मुश्किल है, लेकिन वेबर जेनेट वेबर बुक में बड़ा क्लियर ये बताया हुआ है कि जिस कान में प्रॉब्लम होता है उसमें आपको ज्यादा सुनाई देता है उसमें, क्योंकि उसमें कंडक्टिव हियरिंग लॉस होती है। ओके, अब आप ना मिक्स चीजें करना शुरू कर दोगे, नमाज पढ़ो और 5:20 पे वापस आओ, ठीक है, 5:20 पे।
ओके क्लास, नमाज आपने पढ़ ली है। अच्छा कहाँ पे थे जी हम थे वेबर टेस्ट। ठीक है, वेबर टेस्ट की कुछ समझ आई है थोड़ी सी आपको? वेबर टेस्ट तब हम करते हैं कि जब कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है। ठीक है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है। सिंपल चीज ये है कि उस साउंड में सुनाई ज्यादा देगी जिसमें कंडक्टिव जिसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसमें साउंड ज्यादा सुनाई देगी, और जो साउंड नॉर्मल है उसमें आवाज सुनाई नहीं देगी। जिसमें सुनाई देगी उस वो बेसिकली एबनॉर्मल वो होगा। अब एक टेस्ट होता है जी वेबर टेस्ट, रैनी टेस्ट। हाउ टू परफॉर्म द रैनी टेस्ट? बुक में ये बड़ा अच्छा आपको डिस्क्रिप्शन दी हुई है इसकी। रैनी टेस्ट, दिस इज अ टेस्ट दैट कंपेयर्स द एयर एंड द बोन कंडक्शन। अब इस टेस्ट में भी ट्यूनिंग फोक यूज होता है। आप ट्यूनिंग फोक को स्ट्राइक करें, ठीक है, और उसको स्ट्राइक ट्यूनिंग फोक को मिस्टार्ट प्रोसेस पे रखें। स्टार्ट प्रोसेस का पता है आपको किधर है? शहर, हबीबा एंड रोनाल्ड। मिस्टार्ट प्रोसेस ये आपके कान के पीछे जो बोन है ना, उस पे मिस्टार्ट प्रोसेस उस पे रखते हैं हम। और अपने क्लाइंट से पूछते हैं कि क्या आपको साउंड वाइब्रेशन सुनाई दे रही है कि नहीं सुनाई दे रही। Ask the client to tell that when the hair is no longer heard। हम बॉन पे रखेंगे और कहेंगे कि जब आवाज सुनाई देना बंद हो जाए तो आप अपने क्लाइंट जो है ना हमें बता दें। 1 मिनट के बाद क्लाइंट कहता है कि मुझे अब सुनाई देना बंद कर दिए, तो वही ट्यूनिंग को उसी को आप कान के करीब लेके आए। ठीक है, मूव द prongs ऑफ द ट्यूनिंग फोक टू द फ्रंट ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एंड अब अपने क्लाइंट से पूछें कि आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आपके क्लाइंट रिपोर्ट करता है कि हाँ मुझे अभी साउंड सुनाई दे रही है, तो इट्स मीन दिस इज अ नॉर्मल। ठीक है, आस्क द क्लाइंट टू टेल यू इफ द साउंड इज ऑडिबल आफ्टर द फोक इज मूव। तो ये टेस्ट नॉर्मल है। कैसे ये नॉर्मल है? बिकॉज हम कहते हैं कि एयर कंडक्शन इज ग्रेटर देन bone conduction। Air conduction is greater than bone conduction। Air conduction is greater than bone conduction। Sorry, जब आपने बोन पे रखी हुई है ट्यूनिंग को, सुनाई देना आवाज बंद हो गया, लेकिन जैसे ही आप उसको ईयर के करीब लेके आते हो तो वो ईयर में जो है उस साउंड मजीद फास्ट सुनाई देती है। ठीक है, अब when conductive hearing loss, bone conduction sound is heard then are equal as long as air conduction sound। अब कंडक्टिव हियरिंग लॉस में क्या प्रॉब्लम हो जाता है? कंडक्टिव हियरिंग लॉस में बॉन कंडक्शन जो है ना, बॉन कंडक्शन वो ग्रेटर हो जाती है, बॉन कंडक्शन ग्रेटर देन एयर कंडक्शन। ये प्रॉब्लम हो जाता है इसमें। कंडक्टिव हियरिंग लॉस में जब बॉन कंडक्शन या तो एयर कंडक्शन से ज्यादा हो जाती है या इक्वल हो जाती है, तब प्रॉब्लम होता है। ठीक है, व्हेन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, अगर सेंसरी न्यूरल लॉस हो, एयर कंडक्शन इज हर्ड लॉन्गर देन बोन कंडक्शन if anything is heard। लेकिन सेंसरी न्यूरल लॉस में एयर कंडक्शन जो है वो बोन कंडक्शन से ज्यादा ही होती है। ठीक हो गया, यहां तक आपको सुनाई दे दिया? समझ आ गया? गॉट इट, शुक्र है। हबीबा को ही समझ आ रही है और किसी को नहीं आ रही। दूसरा, हाउ टू परफॉर्म द रोमबर्ग टेस्ट। रोनाल्ड, आर यू हियर? रोनाल्ड,
हाउ टू परफॉर्म द रोमबर्ग टेस्ट, ये चौथा टेस्ट है जो ईयर असेसमेंट में यूज होता है। रोमबर्ग टेस्ट, दिस टेस्ट इज बेसिकली, चलो जी मैं आपको ये यहाँ पे बता देता हूँ। Romberg test, this test the client equilibrium, client का equilibrium check करें। Ask the client to stand with the feet together and arms at the sides and eyes open and then with the eyes closed। स्लाइड क्यों नहीं आ रही? स्लाइड नहीं आएंगी, वो प्रेजेंटेशन हो रहा है, पता नहीं मैंने कहाँ रखी है, मैंने समझा यही प्रेजेंटेशन मैं शेयर कर दूंगा। आई क्लोज के साथ आपका क्लाइंट खड़ा होता है, ओपन के साथ होता है, देन आई क्लोज के साथ। इफ client maintains position for 20 seconds without staying with a normal, with minimal swing, अगर क्लाइंट आपका कोई स्विंग नहीं करता और वो ठहरा रहता है, इट्स मीन दिस इज अ नॉर्मल रोमबर्ग टेस्ट। क्लाइंट मेंटेन्स पोजीशन फॉर 20 सेकंड्स विदाउट स्विंग और विद अ मिनिमल स्विंग। तो आपने क्लाइंट के पीछे खड़े होना है इस तरह से कि वो ये ना हो कि पीछे जब गिरे तो उसका सर फट जाए, तो उसको पकड़ लेना है आपने, ठीक है। दिस इज अ रोमबर्ग टेस्ट। रोनल्ड साहब नहीं है ना हमारे साथ? स्लाइड क्यों नहीं आ रही? सिद्रा मैंने ना स्लाइड पता नहीं और प्रेजेंटेशन कोई बनाई हुई है, मुझे नहीं पता कि वो मेरा कहाँ बैठा, ठीक है। तो परेशान ना हो, मैं वो आपसे दिस वॉज ऑल अबाउट द ईयर असेसमेंट। आप प्रोसीड होते हैं जी माउथ नोज असेसमेंट में। बहुत इजी है जी ये चीजें, क्वेश्चनिंग आंसरिंग में आपको नहीं, थ्रॉट हमने पहले किया हुआ है, वो करने की जरूरत मुझे नहीं है क्योंकि वो आप बुक से कर लेंगे। फैमिली हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री और क्या क्लाइंट से पूछना है और क्या नहीं पूछना आपको, ठीक हो गया। अच्छा, what are the things you need for the assessment of nose and mouth? आपको इक्विपमेंट क्या जरूरी है जी? आपके पास सबसे पहले तो होना चाहिए कि ग्लव्स होने चाहिए, ऑब्वियसली मास्क होना चाहिए आपके अपने पहनने के लिए, गॉज होने चाहिए, पेन लाइट होनी चाहिए, ठीक है। नेजल नेजल स्पेक्यूलम होना चाहिए, ऑटोस्कोप होना चाहिए, टंग डिप्रेसर होना चाहिए, ठीक है। ये आपको जो है ना इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं ड्यूरिंग दी, आप क्या कर रहे होते हो जब माउथ या आप नेजल असेसमेंट कर रहे हो। तो ये लो मैं यहाँ पेस्ट भी कर देता हूँ, ठीक हो गया। ग्लव्स हो गए, वेयर ग्लव्स एग्जामिनेशन वाल एग्जामिनिंग एनी म्यूकस मेम्ब्रेन, इसमें गाउज आ गई हैं, पिन लाइट हो गई है, शॉर्ट वाइट टेप स्पेक्यूलम अटैच टू द हेड ऑफ द ऑटोस्कोप, टंग डिप्रेसर हो गया, नेजल स्पेक्यूलम हो गया, ठीक हो गया। फिजिकल असेसमेंट में आप क्या करते हो, अपने क्लाइंट को प्रिपेयर करते हो, be able to identify and understand the relationship among the structure of the mouth and the throat and nose and sinuses, knowing the age, आपने age आपको क्लाइंट की पता हो, knowing the age changes of any oral cavity and the nasal and the sinuses structure, be aware of the any, okay। अब सबसे पहले आपने माउथ असेसमेंट में सारे अलर्ट हो जाओ, ठीक है। माउथ असेसमेंट में सबसे पहले आपने इंस्पेक्ट करना है माउथ को, ठीक है। इंस्पेक्ट एंड पल्पेट, पल्पेट किस तरह करेंगे, आपने ग्लव्स पहनने हैं। इंस्पेक्ट द लिप्स, लिप्स से शुरू हो सबसे पहले, ऑब्जर्व द लिप्स कंसिस्टेंसी एंड इट्स कलर। अच्छा, लिप्स जो है नॉर्मल स्मूथ, most without lesions or the swelling, thin lips are the normal in the light skinned
client as the bluish or the freckled lips in some of the dark skin clients, especially those of the Mediterranean से लोग ताल्लुक रखते हैं उनकी डार्क स्किन होती है ठीक है इंस्पेक्ट द टीथ एंड द गम्स को आप इंस्पेक्ट करें आस्क द क्लाइंट टू ओपन द माउथ नोट द नंबर लेकिन ये दांत पूरे हैं या टूटे हुए हैं सफाई है कि नहीं है कलर इट्स कंडीशन अलाइनमेंट लूज फिटेड तो नहीं है डेंचर्स तो नहीं है ठीक है पुट ऑन द ग्लव्स एंड रिट्रैक्ट द क्लाइंट लिप्स को पल्पेट करें टेंडरनेस एंड चेक टू चिक गम फॉर द कलर एंड कंसिस्टेंसी उसके गम्स को देखें कलर देखें कोई ब्लीडिंग तो नहीं है कोई अल्सरेशन तो नहीं है एनीथिंग यू फाउंड abnormal you have to see the ये होनी चाहिए थी ना स्लाइड होनी चाहिए थी इंस्पेक्ट एंड पल्पेट द टंग को आप इंस्पेक्ट करो और पल्पेट करो मुझे याद है कि जब मुझे इंस्पेक्शन करवाई जा रही थी तो मैडम ने कहा था कि टंग इसकी जुबान को पकड़ो किसी के क्लाइंट को वो मैंने पकड़ के देखी पल्पेशन चेक की उसकी आस्क द क्लाइंट टू स्टिक आउट द टंग एंड इंस्पेक्ट फॉर द कलर मॉइस्चर size and its texture observe for the fasciifications if any fasciifications mean any fine tremors and check for the midline protrusions palpate any lesions present in the टंग कोई अगर टंग को पल्पेट करें टंग को पल्पेट करने का तरीका ये होता है पहले टिप से टंग को पकड़ लेते हैं फिर उसको थोड़ा सा पल्पेट करके देखते हैं ठीक है assess the ventral surface of the tongue ventral surface को assess करें then observe the sides of the tongue को observe करें ठीक है सिंपल है कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है वेबर जेनेट में सारी वो बनी हुई है then check the strength of the tongue place the अब आपने क्या करना है कि बेसिकली आप टंग की हाइपोग्लोसल नर्व को चेक कर रहे हो आप उसकी स्ट्रेंथ को चेक करें प्लेस योर फिंगर ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द क्लाइंट चिक पे आप अपना हाथ रखें और क्लाइंट को कहें कि आप अपनी जबान से उसको अपोज करें आस्क द क्लाइंट टू प्रेस द टंग टिप अगेंस्ट द इनसाइड ऑफ द चिक टू रेजिस्ट द प्रेशर फ्रॉम योर फिंगर एंड रिपीट ऑन द अपोजिट साइड चेक द एंटीरियर टंग एबिलिटी टू टेस्ट फिर ये चेक करें इंस्पेक्ट द हार्ड एंटीरियर एंड सॉफ्ट पोस्टीरियर पैलेट एंड यूबुला आप ओपन पे पेशेंट का माउथ कराएं और पेशेंट को कहें कि मुंह खोले और इस तरह से करें आस्क द क्लाइंट टू ओपन द माउथ वाइड व्हाइल यूज अ पेन लाइट टू आप पेन लाइट का यूज करते हुए उसको इंस्पेक्ट करना यूबुला को देखें नॉर्मल रेज एंड फॉल है उसका कि नहीं है नोट द कलर व्हाइल द माउथ इज अ वाइड ओपन नोट एनी कलर उसको कलर देखें कोई अनयूजुअल फाउल ऑर्डर या कलर उसका एबनॉर्मल तो नहीं है असेस द यूव्यूला को असेस करें ठीक है यूव्यूला नॉर्मली जो है ना फ्लैशी सॉलिड स्ट्रक्चर्स दैट हैंग्स फ्रीली इन द मिडलाइन नो रेडनेस नो एनी एक्सिट्यूड इट इज अ मिडलाइन elevation of the uvula and symmetric evaluation of the soft palate and hard palate का तो पता होगा ना आपको ठीक है इंस्पेक्ट द टॉन्सिल्स को इंस्पेक्ट करें यूज द टंग डिप्रेसर to keep the mouth open wide inspect the tonsils for its color and the presence of exudate or the lesions tonsils should be graded tonsils को हम ग्रेड कर रहे होते हैं तो वो मेरी नेक्स्ट लास्ट स्लाइड में है कि ग्रेडिंग किस तरह से करते हैं अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ है तो टॉन्सिल्स पड़े हुए होंगे ठीक है ये अंडरस्टूड की बात है इंस्पेक्ट द पोस्टीरियर फ्रिंजियल वॉल को देखें कीपिंग द टंग डिप्रेसर इन प्लेस शाइन पिन लाइट ऑन द बैक ऑफ द थ्रोट अब पोस्टीरियर फ्रिंजियल वॉल को देखें आप फिर नोज पे आ जाएं इंस्पेक्ट द नोज पहले तो आप देखें ना नोज हाउ इट लुक्स ठीक है नोज जो है बड़ी है छोटी है कलर उसका फेस से मैच करता है कि नहीं करता कोई नेजल फ्लेयरिंग तो नहीं है इंस्पेक्ट एंड पल्पेट द एक्सटर्नल नोज नोट द
Nasal color, shape, consistency, tenderness. Color is the same as the rest of the face, and the nasal structure is more symmetry देखें, and the color reports no any tenderness. अब ये है ना कि नाक लाल है बाकी सारा वाइट है तो वो कोई प्रॉब्लमेटिक हो सकती है. चेक द पेटेंसी ऑफ द एयर फ्लो थ्रू द नॉस्ट्रल. ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट होता है कि आपने किस तरह से पेटेंसी चेक करनी है. एक नॉस्ट्रल को बंद करना है, स्क्वीज करना है, उंगली नहीं अंदर डाल देनी, तो स्क्वीज कर लेना है. एक और क्लाइंट को कहना है कि इजीली उसे ब्रेथ ले, इनसाइड इनहेल करें. दोनों नॉस्ट्रल से आप देखें. इफ कोई सर्कम डेविएट उसे क्या कहते हैं, कोई प्रॉब्लम हो कोई उसमें, तो पता चल जाता है कि क्लाइंट कैन नॉट sniff through a nostril that is not occluded nor can be. अच्छा, इंस्पेक्ट दी इंटरनल नोज को इंस्पेक्ट करने के लिए आपको आपको ऑटोस्कोप का यूज करना पड़ेगा. तो इंस्पेक्ट दी इंटरनल नोज, यूज एन ऑटोस्कोप विद अ शॉर्ट वाइड टिप एंड जो अटैचमेंट और यू कैन आल्सो यूज अ नेजल स्पेक्यूलम एंड पेन लाइट. तो आपने ये सारा इंस्पेक्ट करना है इंटरनल नोज स्ट्रक्चर को, हाउ इट लुक्स. ठीक है, बट अगेन एंड अगेन एंड अगेन you need to be very expert and you need a supervisor for to अपने पहली तरफ जब आप खुद कर रहे होते हो तो एक एक्सपर्ट बनने का साथ में होना जरूरी होता है. ठीक है, then comes to the sinuses. What are the sinuses? Sinuses are the air filled, basically air filled spaces. Palpate the sinuses. When an infection is suspected, the nurse can examine the sinuses through the palpation, percussion, and the translumination. Translumination is a technique in which you use the pen light to correct the sinuses. में आपको एक डार्क रूम चाहिए होता है. साइनसिस मैं आपको साइट बता देता हूँ. साइनसिस मैक्सिलरी, फेशियल, एथमॉइड, पैरा नेजल होगी, मैक्सिलरी होगी, एथमॉइड हो गए. ठीक है, ये जो एयर फिल्ड स्पेसेस होती है ना, इनमें आप ट्रांसल्यूमिनेशन टेक्निक से पिन लाइट डालते हो तो इनमें जो पिन जो लाइट होती है वो नेजल साइनस जो साइनसेस होते हैं उससे आर पार हो जाती है. ये इसकी नॉर्मल फाइंडिंग होती है. इफ देयर इज अ इन्फ्लेमेशन और ब्लॉकेज इन द साइनसेस, देन वो जो ये जो लाइट है वो साइनसेस से आर पार नहीं हो सकती. तो उसमें कोई हो सकता है कि कोई इंफेक्शन या इस तरह से कोई प्रॉब्लम. ठीक है, अच्छा, एक ये हो गया. परकशन, साइनसेस को परकस हम करते हैं. परकशन इसमें हम डायरेक्ट परकशन करते हैं. ठीक है, हाउ टू डू अ परकशन मेरे ख्याल में मैंने दिया होगा. डायरेक्ट परकशन से ये है कि आप साइनसेस से जो है ना डायरेक्ट फिंगर से आप परकस करते हो पूरे फेस. दिस इज अ डायरेक्ट परकशन. ट्रांसल्यूमिनेशन का मैंने आपको बता दिया. दिस इज यूज ऑफ इन लाइट टू पुट द लाइट ऑन द साइनसेस. इफ वो लाइट जो है ना बिल्कुल अगर आर पार हो रही है साइनसेस से, इट्स अ नॉर्मल फाइंडिंग. अगर उसमें जो ब्लॉकेज होगी तो लाइट जो है ना वो आर पार नहीं होगी. If the sinus tenderness was detected during palpation and percussion, translumination will, अगर हाँ इसमें percussion में tenderness भी feel होगा, will let you see if the sinuses are filled with a fluid or the pus. Transluminate the frontal sinuses by holding the strong narrow light scope. Then ओके, अगर आप इधर आए सर जी, बात करें. अफ्तारी बनानी है, मैंने अफ्तारी बनानी है तो क्या करूँ अब.
टाइम आपका क्लास का यही है ना, मैं आपको सिर्फ साइनेसिस का बता दूँ। बनानी है अभी तुमने अब सारी साइनेसिस क्यों समझे? हाँ, ये आ गया साइनेसिस। साइनेसिस आर द कैविटीज आर फिल्ड, ये बनानी है, ओके बनाते हैं। और air filled pockets near the nasal passage, as the nasal passage sinuses are lined with a mucous membrane, and ethmoid sinuses name याद करनी है, ethmoid sinuses, maxillary sinuses, frontal sinuses and sphenoid sinuses। ठीक है, ये मैंने इसकी आपको बता दी है लोकेशंस, आप इसको डायरेक्ट टैप करके डायरेक्ट जो है ना वो इस पे परफेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हीट असेसमेंट आपका तकरीबन तकरीबन सारा हो चुका है। ठीक है, हमने हेड किया, हमने ईयर किया, हमने आई किया, हमने नोज किया और हमने थ्रोट किया। ठीक है, तो इंशाल्लाह अभी आपकी एफआरई का टाइम है 13 मिनट 6 बजने से, और अभी आप उसमें कंटिन्यू कर लें, बाकी इंशाल्लाह डिस्कशन हम कल करेंगे। ठीक हो गया? कमेटी तस्वीर का जायजा लेकर अपनी फैसला करेगी।